हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर विशेषांक में। आत्मनिर्भर भारत के हमने 5 जो भारत सरकार के द्वारा घोषणाएं की थी 5 चरणों में, वो हमने कंप्लीट कर ली। लेकिन ये घोषणाएं कितनी सार्थक हैं, कितना अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, जो बातें कही गई हैं, जो राहत पैकेज जारी किए गए हैं, उनकी वास्तविकता क्या है? क्या इसके माध्यम से भारत एक आर्थिक इकोनॉमिकल पावर के रूप में डेवलप हो सकता है? क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज एक कह सकते हैं एक विश्लेषण हम करेंगे। पूरे 5 चरणों में जो बातें कहीं उसका इकोनॉमी का विश्लेषण करेंगे, राहत पैकेज का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। समस्याओं के साथ साथ जो उपाय वहाँ पर हो सकते हैं उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये कह सकते हैं ये जो वीडियो है वो एक तरीके से सार्थक वीडियो है, पूरा एक तरीके से विश्लेषणात्मक वीडियो है हमारे जो 5 चरण हमने पढ़े हैं उनका। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के करंट अफेयर विशेषांक में आत्मनिर्भर भारत कितना सार्थक। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना आपने जारी की है, उससे पहले आप एक अवलोकन लीजिए अपनी एक वर्तमान आर्थिक व्यवस्था की, कैसी है, किस तरीके से डेवलप हुई है, क्या समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद देखेंगे जो पैकेज जारी किया गया वो कैसा है। तो वर्तमान समय में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। जीडीपी में नकारात्मकता, अर्थात लगातार वो नीचे की ओर गिर रही है। आपका सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें वृद्धि होने के बजाय उसमें गिरावट आ रही। ठीक है, जीडीपी का निगेटिव होते रहना, अर्थात लगातार उसमें गिरावट होते हुए देखा जाना। दूसरा, निवेश में कमी की स्थितियों का लगातार देखा जाना, चाहे वो निजी सेक्टर के द्वारा हो। खासकर निजी सेक्टर यहाँ पर निवेश इस समय नहीं कर रहा है, उन्होंने नया निवेश करने की स्थितियों को वहाँ पर वो नई चीज़ें डेवलप नहीं कर रहे हैं, नई जगह क्षेत्र में निवेश नहीं कर रहे हैं, नया पैसा मार्केट में नहीं डाल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण जो कोविड-19 के इफेक्ट का प्रभाव है उसके कारण आपके सभी आर्थिक क्रियाकलाप बंद हैं। सभी के मतलब मैक्सिमम चीज़ें बंद हैं, उद्योग बंद हैं, उत्पादन बंद है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, और जिसके कारण वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा जो होता है प्रोडक्शन जो होता है वो बंद है, और प्रोडक्शन वहाँ पर बंद है। इसके कारण क्या है? बेरोजगारी। क्यों कि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कंपनियाँ क्या कर रही हैं? लोगों को रोजगार से, अपनी कंपनियों से, उद्योगों से, जहाँ जो भी काम कर रहा है उनको धीरे धीरे छटनी के नाम पर निकाल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत लंबे समय तक बिना काम के सबको नहीं रख सकती हैं। इसके कारण क्या होगा? यदि आप बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी के कारण आपको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो आप नई चीज़ों की खरीद नहीं करेंगे, और इसके कारण क्या होगा? जो डिमांड होगी उस डिमांड में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो मांग में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। उत्पादन में गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कंपनियां यदि बंद हैं और वो लॉकडाउन को लेकर वहाँ पर स्थितियां हैं, श्रमिक जो होते हैं अपने घर जा रहे हैं, कोई तो उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, मांग नहीं हो रही है कुछ भी, तो मांग नहीं डेवलप की जा रही है तो उत्पादन में भी वहाँ पर गिरावट आ रही है। और ऐसा होने के कारण आपका व्यापार क्या हो जाता है? बहुत सीमित हो जाता है। आप निर्यात नहीं करते हैं, कोविड-19 के कारण आप आयात किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं, नई चीज़ों को आप मंगा बहुत कम रहे हैं, एक दूसरे के देशों के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी बंद कर दिया, आवाजाही को बंद किया जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो गया? व्यापार काफ़ी सीमित हो गया। तो स्थिति क्या है? बहुत ख़राब है। और ऐसा एक क्षेत्र में नहीं है, हर एक क्षेत्र में। तो इस वर्तमान स्थिति को हम किस तरीके से समाप्त कर सकते थे, इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ राहत पैकेज घोषणाएँ की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उन्होंने 5 चरणों में कुछ घोषणाएँ की, जिनका डिटेल से हमने पहले ही अध्ययन कर लिया। एक सार संक्षेपण यहाँ पर एक थोड़ा देखते हैं क्या ये क्या क्या इन्होंने यहाँ पर किया है। सरकार ने बोला कि 20 लाख करोड़ की घोषणा है। कितने की? 20 लाख करोड़ की घोषणा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत की। ठीक है, हमने देखा है, डिटेल में पढ़ा भी है आत्मनिर्भर भारत की 5 कड़ियों के अंतर्गत 1 से 5 तक में जीडीपी का ये 10% बोला गया कि जीडीपी का 10% भारत सरकार ने राहत पैकेज के रूप में जारी किया है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों को वहाँ पर बताया कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों के लिए वहाँ पर घोषणा की है। उसमें कुटीर उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, श्रमिक है, मध्यम वर्ग है, उद्योग है, प्रशासन है, बुनियादी ढांचा की आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर है। और इन सभी सेक्टर में जो उन्होंने काम बोला है, जो उन्होंने खर्चा दिया है, वो भी हमने देखा है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही है।
कैसे? स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भारत सरकार के द्वारा बात कही गई है कि हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अंतर्गत भारत में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दें, उन्हीं की मांग डिमांड करें, उन्हीं को जनरेट करें और फिर उन्हीं का निर्यात भी करें। उस माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरी तरीके से उन्होंने एक अमली जामा पहनाया है। ये राहत पैकेज घोषणा के तहत उन्होंने बात कही, लेकिन वास्तविकता कितनी है? जो पैकेज उन्होंने घोषणा, आप चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। आत्मनिर्भर भारत में जो उन्होंने बातें कही, जो अब तक हमने पढ़ते आए हैं, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, वो कितनी सार्थक दिखाई हुई देती हैं, कितना बेहतर वहाँ पर हैं, कितना वहाँ पर आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर जब ये 5 चरणों में घोषणाएँ की गई, तो वहाँ पर शुरू में अगर हम देखें तो बहुत सारा यहाँ पर एक उत्साह था, हर एक वर्ग में उत्साह था कि हाँ आप सरकार कुछ करने जा रही है, एक बड़ी पैकेज यहाँ पर लेकर आई, 10% GDP का खर्च करने जा रही है और इससे पूरा कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी घोषणा 5 चरणों में पूरी की, उसके बाद निगेटिविटी का माहौल बन गया। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, सभी ने यहाँ पर एक स्वर में इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कारण क्या था? अचानक से यहाँ पर जो एक उत्सुकता थी वो एक बुलबुले की भांत फूट गई और उसके बाद वहाँ पर आलोचना का कारण बनने लगी, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने आंकड़ों के साथ खेला। कैसे? जो दिखाई दे रहा था वास्तविकता इससे उलट थी। कैसे? आइए देखते हैं एक एक करके। भारत सरकार के द्वारा जो GDP का बोला गया, यहाँ कितने % बोला गया? 10% बोला जा रहा था। कितना % खर्च करेगी? 10% खर्च करेगी। वास्तविकता में भारत सरकार इसका 10% नहीं खर्च कर रही है, बल्कि मैक्सिमम 1%, थोड़ा बहुत ज़्यादा, 1% थोड़ा ज़्यादा, 1 से 2% मानकर चलते हैं कि भारत सरकार वास्तविक रूप से GDP का जो खर्च करने जा रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत, वहाँ पर सिर्फ 1 से 2% खर्च करेगी। तो पहली चीज़, वास्तविकता उलट है यहाँ पर आंकड़ों से। यहाँ बोला गया कि हम 10% खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो नया पैसा मार्केट में वो जारी करने जा रहे हैं वो सिर्फ 1 से 2% है GDP का। पहली आलोचना कारण कि यथार्थ अलग है जो आप बातें कह रहे हैं। दूसरा, तो फिर ये जो 10% था वो था क्या? ये 10% खर्च कैसे कर रही है? तो मूलतः कर क्या रही है कि 90% जो खर्च है, 90% जो राशि वो खर्च कर रहे हैं, वो कैसे के रूप में कर रहे हैं? 90% राशि कर्ज ऋण माफ़ी के द्वारा या फिर सस्ते ऋण की उपलब्धता के तौर पर कर रहे हैं। तो सरकार अपना पैसा कुछ नहीं डाल रही है, बल्कि जिन्होंने ऋण लिया था वही माफ़ कर दे रही। तो इसमें क्या हुआ? नया पैसा मार्केट में नहीं जा रहा है। ऑलरेडी जिन्होंने पहले पैसा लिया था वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, उनको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो उससे तो मार्केट में नया पैसा जनरेट हुआ ही नहीं, तो उससे तो कोई फ़ायदा इस समय होना ही नहीं है। इस समय मार्केट में नया पैसा डालना होगा और यहाँ पर सरकार ने ये नहीं किया है। दूसरा, वो अपने तरफ से कुछ लोगों को पैसा नहीं दे रही है, बल्कि कह रही है कि आप जाइए और मार्केट में बैंकों से वहाँ पे आप लोन लीजिए। अब इस समय जिसके पास रोजगार नहीं है वो मार्केट में जाकर लोन कैसे लेगा? जिसके पास इनकम नहीं है, जिसका भविष्य निश्चित है, वो लोन लेकर करेगा तो करेगा क्या? तो यहाँ पर सरकार ने जो दूसरी स्थिति रखी है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है। ये 90% राशि आप कह रहे हैं कि हम कर्ज ऋण माफ़ी के रूप में आपको दे देंगे और सस्ते ऋण की उपलब्धता आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिनको भी चाहिए वो सस्ते ऋण ले सकता है और नई चीज़ें शुरू कर सकता है। इस अनिश्चितता के माहौल में ऐसा कोई नहीं करने जा रहा है, जिसके कारण नया मार्केट में पैसा ना ही ऋण के रूप में भी वहाँ पर नहीं जा रहा है, अर्थात कोई ऋण लेने ही नहीं जा रहा है। इसके बाद तीसरी समस्या है कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में उत्पादन कम होगा। मैंने अभी बताया क्यों उत्पादन कम हो रहा है। लॉकडाउन हो गए, कोविड-19 का प्रसार इतना ज़्यादा है कि सभी उद्योग धंधे बंद हैं, तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्पादन आपका कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में आपका उत्पादन भी घट जाएगा। तो वहाँ पर आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो भी है, मूल्य है, उसमें भी गिरावट आ जाएगी। और आय में कमी के कारण लोगों द्वारा आर्थिक सामाजिक व्यय कम किया जाएगा। जिनके पास जब पैसा ही नहीं है
तो वो खर्च क्या करेंगे? ना ही वो अपने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से खर्च करेंगे, ना ही अपनी सामाजिक स्टेटस के अनुसार उसे खर्च कर रहे हैं। अर्थात दोनों ही स्थितियों में वो कम खर्च कर रहे हैं और इसके कारण भी मार्केट में पैसा जा नहीं रहा है और इसके कारण भी एक आर्थिक तंगी की स्थिति बन रही है, मांग जनरेट नहीं हो रही है और अर्थव्यवस्था में एक ऊहापोह की स्थिति बन रही है, एक वहाँ पर टेंशन की जो होती है स्थिति बनती चली जा रही है। इसके अतिरिक्त एक दुष्चक्र सा मार्केट में बन रहा है। कैसे? कि यहाँ पर लोग व्यय नहीं कर रहे हैं तो व्यय में कमी आ रही है। अगर आप व्यय नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आगे फिर मांग जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि आप कम डिमांड कर रहे हैं। व्यय अर्थात खर्च क्या है? जितना खर्च करते हैं उसी अनुसार डिमांड क्रिएट होती है। अगर आप कम खर्च करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जब लोगों के द्वारा आर्थिक और सामाजिक तौर पर व्यय कम किया खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके मांग में भी गिरावट आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि नया निवेश नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मांग हो ही नहीं रही है तो कोई भी उद्योग नई चीज़ों का उत्पादन क्यों करेगा और नई चीज़ों के उत्पादन के लिए वो निवेश नया क्यों करेगा? अगर वहाँ पर उत्पादन हो रहा होता, वहाँ डिमांड हो रही होती तो वहाँ पर उद्योग नया निवेश भी करते, लेकिन वहाँ पर उनका पुराना प्रोडक्ट ही मार्केट से नहीं वहाँ पर सेल आउट हो रहा है, तो नए प्रोडक्ट के लिए वो मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? निवेश नहीं हो रहा है। निवेश नहीं हो रहा है तो फिर नया उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो वहाँ पर नया कर नहीं आपको मिलेगा। सरकार को कर नहीं मिलेगा तो सरकार की आय में गिरावट आ जाएगी। तो सरकार के पास भी उसकी आय क्या हो जाएगी? उसकी आय भी वहाँ पर सीमित होने लगेगी। तो यहाँ पर आलोचना का सरकार का कारण था कि यहाँ पर अगर आपकी इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? यहाँ पे खर्च बिल्कुल नहीं किया है। 1% 2% से यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान में जितनी बड़ी आपकी अर्थव्यवस्था है उसके अनुरूप आपको यहाँ पर खर्च करना चाहिए था, जो कि वास्तविक आंकड़े अगर आप जो 10% बोल रहे थे, वास्तविक तौर पर अगर आप वो 10% खर्च करते तो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ही वहाँ पर फ़ायदे में होती, लेकिन ऐसा नहीं किया। और क्या हुआ? इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वैश्विक मांग में कमी के कारण आपके निर्यात में भी गिरावट आई। ऐसा नहीं कि सिर्फ घरेलू मांग घटी है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कोविड-19 का प्रसार के कारण क्या हुआ है? वैश्विक देशों में भी आपके वस्तुओं को वहाँ पर डिमांड नहीं रह गई और इसके कारण आप नई चीज़ों का वहाँ पर निर्यात भी नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर वैश्विक निर्यात में भी भारत को यहाँ पर गिरावट हुई और इसके कारण भारत सरकार क्या हुआ कि वहाँ पर उसकी आय जनरेट हो नहीं रही, उसको अभी खर्च और करना पड़ेगा और अगर खर्च ज़्यादा करेगा और वहाँ पर आय नहीं होगी तो उसका वित्तीय घाटा भी बढ़ जाएगा। तो ये कारण सारा समस्याप्रद यहाँ पर स्थितियाँ हो रही हैं। लेकिन अगर सरकार निवेश नहीं करेगी तो स्थितियाँ और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही सरकार वहाँ निवेश को बढ़ावा देगी तो वहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाएंगी। इसको लेकर ये आर्थिक पैकेज आया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने कुछ पॉइंट रखे, जैसे कि आशिमा गोयल जी ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हमारे कह सकते हैं आर्थिक सलाहकार हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये आर्थिक पैकेज हर तरीके से पूर्ण नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आर्थिक सलाहकार आशिमा गोयल जी, उन्होंने स्वयं कहा कि ये पैकेज, आर्थिक पैकेज हर तरीके से पूर्ण नहीं है। ये पैकेज कैसा है? ये सिर्फ एक वित्तीय पैकेज है। कैसा पैकेज है? वित्तीय पैकेज है। ये सामाजिक पैकेज नहीं है जिसके माध्यम से लोगों को वहाँ पर विकास किया जा सके, उसको उनको स्टेटस में वृद्धि की जा सके या उनके पास हाथ में पैसा जाए तो वो चीज़ों को डेवलप कर सकें। तो एक तरीके से सिर्फ ये वित्तीय पैकेज है जो इसकी सीमितता को दर्शाता है। दूसरा, यहाँ पर एक और व्यक्ति थे, एक और आर्थिक सलाह, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि गरीबों के हाथ में पैसा देना चाहिए मांग को बढ़ाने हेतु। तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान में मांग की एक कमी है और मांग को जनरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि गरीबों के हाथ में पैसा देना चाहिए मांग बढ़ाने हेतु, और इसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर मनी का एक एग्जाम्पल दिया था कि हेलीकॉप्टर मनी का आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसने कहा था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। ये दो कथन हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा इसके परिप्रेक्ष्य में। आशिमा गोयल जी और मिल्टन फ्रीडमैन ने भी अपने बारे में बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है, यदि आपको इससे बाहर निकलना है तो वहाँ पर सही तरीके के पैकेज वहाँ पर घोषित किए जाने चाहिए। दूसरा, वहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन के माध्यम से यहाँ पर कि आपको मांग जनरेट करनी होगी यहाँ पर जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, और उसके लिए वहाँ पर आपको गरीबों के हाथ में पैसा देना चाहिए। लेकिन सरकार नया निवेश नहीं कर रही। तो अब हम कर क्या सकते हैं? अन्य कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, उनको देखते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जैसे कहा गया हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है कि आप शून्य ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए और इसे आरबीआई को, किसको देना चाहिए? बैंकों को। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक जो होगा 1% पर दूसरों को अर्थात उद्योगों को और एमएसएमई सेक्टर को और अन्य लोगों को वहाँ पर वो 1% पर आपको ऋण देगा। और इतने सस्ते दामों पर ऋण मिलने से वहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा पैसा लेकर जाएंगे, खर्च करेंगे और मांग जनरेट होगी। तो पहली चीज़ क्या करनी है? हेलीकॉप्टर मनी का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा क्या है? मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना होगा और इसके लिए फिलहाल अभी क्या करना है? मांग में वृद्धि किए जाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर पूर्ति के हिसाब से मांग नहीं हो रही है, तो मांग क्या करना है? जनरेट करना है। वर्तमान समय प्रोडक्ट है हमारे पास, लेकिन वो आपको डिमांड ना होने के कारण वो सेल आउट नहीं हो रहा है। तो कहना क्या मतलब है कि मांग और पूर्ति में सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्ति है, सामान है अभी हमारे पास, लेकिन वहाँ पर उसके हिसाब से लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मांग में वृद्धि के संबंधी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कहा गया कि सरकार जो खर्च कर रही है उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना उसने बजट घोषित किया हुआ है, इस वर्ष का जो उन्होंने बजट घोषित किया है उसके अतिरिक्त अगर ये सिर्फ 3% यदि खर्च कर दें तो आपकी जीडीपी का पूरी तरीके से कायाकल्प हो सकता है, अर्थात वहां पर रिवाइवल हो सकती है आपकी इकॉनमी। कितना खर्च करना है सरकार को? बजट प्लस 3% एक्स्ट्रा वहां पर मनी आपको मार्केट में डालने की जरूरत है। और क्या करना है? सरकारी व्यय में अधिकता करनी है, अर्थात सरकारी निवेश में वृद्धि करनी है। जब तक सरकार के द्वारा बड़ी मात्रा में निवेश नहीं किया जाएगा तब तक मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, लोग हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो वो मांग जनरेट नहीं करेंगे, मांग जनरेट नहीं करेंगे उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो वहाँ पर समस्याएं वैसी की वैसी ही बड़ी रहेंगी, ना ही निर्यात होगा, ना ही वहाँ पर नया इनकम आएगा, ना ही सरकार को टैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से सरकार को समस्याएं बनी रहेंगी और अर्थव्यवस्था कहीं मंदी की ओर ना चली जाए, इसलिए वहां पर भी आपको सरकारी व्यय में अधिकता करनी होगी। इसके लिए सरकारी निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दो जो प्रभाव हैं, कोरोना के प्रभाव को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि कोरोना के प्रभाव के कारण आपकी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो इसके लिए कोरोना के संबंधित यहाँ पे जागरूकता भी अभियान आपको चलाना चाहिए, दवाओं को वहाँ पर शोध होनी चाहिए, नई दवाओं को वहाँ पर अगर है आपके पास तो उनको वितरित करना चाहिए। मेडिकल अस्पताल या डॉक्टर को वहाँ पर लगातार यहाँ पर जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, हो सके तो उन्हें सस्ती किया जाए ताकि वहाँ पर लोग स्वयं इसकी जाँच पड़ताल कर सकें चीज़ों को लेकर, और दवाओं इत्यादि की वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में लोगों तक उसको पहुँच को सुलभ किया जाए। तो कोरोना के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहिए। और एट द लास्ट यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि के लिए लॉकडाउन की स्थिति जो वर्तमान समय में है इसको क्या करना चाहिए? चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। तो चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में कुछ चीज़ों को खोला गया है और आगे चलकर इसे चरणबद्ध तरीके से और भी यहाँ पर इसे पूरी तरीके से आपकी इकॉनमी को रिवाइवल करने के लिए उसे खोलना पड़ेगा। जब तक आपको पूरी इकॉनमी यहाँ पर फिर से नहीं खुलती है तब तक यहाँ पर बहुत कम आसार हैं कि आपको वापस उस स्थिति को प्राप्त कर सकें, मांग जनरेट की जा सके, उत्पादन बढ़ सके और वहाँ पर व्यापार इत्यादि स्थितियाँ बेहतर हो सकें। लोगों के पास जब तक पैसा नहीं आएगा चीज़ें डेवलप नहीं होंगी और उसके लिए आपको अपनी इकॉनमी को खोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि कोविड-19 के प्रसारों को भी वहाँ पर रोकते चलना है, उन पर नियंत्रण बनाए रखना है, जागरूकता फैलानी है, आपको मेडिकल किट वहाँ पर लोगों के पास होनी चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर जिस तरीके से प्रयोग करना है, एक सामाजिक दूरी और जागरूकता को प्रसार किया जाए। और उसके साथ साथ जब आप चरणबद्ध तरीके से खोल रहे हैं तो वहाँ पर सरकारी या निजी संस्थान जो होंगे उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए कि वहाँ पर संस्थान कैसे कार्य करेंगे, कितने समय तक कार्य करेंगे, कितने स्टाफ होने चाहिए, क्या साधन होना चाहिए इत्यादि चीज़ों को लेकर। और धीरे धीरे इस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को लेकर यहाँ पर एक अच्छी रणनीति के माध्यम से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में इकॉनमी आपके लिए समस्याप्रद हमेशा बनी रह सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आर्थिक पैकेज जो जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं आंकड़ों से ज़्यादा खेला गया है, लेकिन वास्तविकता के अनुरूप वहाँ पर उन्होंने खर्च कम किए हैं, बल्कि कर्ज ऋण माफी और आरबीआई के रूप में वहाँ पर ज़्यादा पैसे उन्होंने खर्च करने की कोशिश की है। तो ये कहीं से भी आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है। सरकार को यहाँ पर इसे नए तरीके सोचना होगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को यदि आपको साकार करना है तो उसके लिए सरकार को यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि प्राथमिकता स्वयं लेनी होगी, जिम्मेदारी उसके लिए लेनी होगी, नए निवेश और खर्चों को इस समय ज़्यादा उन्हें स्वयं प्राथमिकता देनी होगी और उस माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पा सकते हैं।
तो इस तरीके से हम अन्य आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पहले 5 चरणों में और उसके बाद आज छठे लेक्चर में हमने यहाँ पर उसको एक विश्लेषण करके इसका अध्ययन कर लिया है। तो करंट अफेयर विशेषांक में के माध्यम से हमने आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरीके से विश्लेषण कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए विषय वस्तुओं को लेकर आएंगे जो हाल फिलहाल एक चर्चा का विषय होंगे और उससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से रिलेटेड भी आपको जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको आज में जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो वीडियो में शेयर किए जाते रहेंगे। अगर आपको जुड़ना है तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको सबमिट कर दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप लीजिए, उनको आंसर राइटिंग करिए और उसका जो भी रिव्यू होगा वो भी आपको बताया जाएगा मेरे द्वारा। साथ ही उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी मेंस आंसर राइटिंग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।